गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर की तरफ से। आज के सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनल डेटा मॉडल्स। रिलेशनल डेटा मॉडल्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले डेटा मॉडल्स या डीबीएमएस मॉडल्स हैं, क्योंकि इनकी फंक्शनैलिटी और इनका स्ट्रक्चर इतना इजी टू यूज़ है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और सबसे मेन ये इतने वास्ट लेवल पे भी ऑपरेट कर सकता है कि हम इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा अरेंज कर सकते हैं। इस मॉडल की इन खूबियों की वजह से ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब हम नज़र डालते हैं इस डायग्राम पे ताकि आप आसानी से समझ सकें कि रिलेशनल डेटाबेस का कंसेप्ट होता क्या है। यहाँ पे मैंने 3 टेबल्स बना रखी हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में टेबल को रिलेशन के थ्रू भी शो किया जाता है, क्योंकि रिलेशन का मतलब कि भाई टेबल में जो भी डेटा मौजूद है उन सबका आपस में कोई रिलेशन है, इसलिए टेबल्स को एज ए रिलेशन भी कंसिडर किया जाता है। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स या रिलेशनल या टेबुलर डेटा मॉडल्स दोनों सेम हो गए और यहाँ पे टेबल की फॉर्म में डेटा शो किया गया है। तो सबसे पहले हम ये वाली टेबल देखते हैं। इसमें 2 कॉलम है, एक कॉलम में आईडी है, एक कॉलम में नेम है। अब हम नीचे देखें अगर, तो आईडीज में कंटिन्यूटी में आईडीज दी हुई है 21, 22, 23। अगर हम नेम की बात करें तो नीरज, राज एंड अक्षय 3 यहाँ पे नेम दिए हुए हैं। ये एक टेबल हो गई। अब यहाँ हम देखते हैं एक और टेबल, यहाँ पे भी आईडी है एंड पोजीशन है, लेकिन यहाँ नेम नहीं है। अब आईडी में फिर से देखते हैं हम 21, 22, 23 एंड पोजीशन में एम्प्लॉयर, मैनेजर एंड प्रोग्रामर। अब अगर हम इन दोनों टेबल को आपस में कनेक्ट करके देखते हैं तो 21 किनका है? नीरज का। तो यहाँ पे क्या हो गया? एम्प्लॉयर, मतलब पोजीशन क्या हो गई? नीरज एम्प्लॉयर पोजीशन पे। अब अगर हम बात करें राज की, तो राज किस पोजीशन पे आ गए? मैनेजर। अक्षय किस पोजीशन पे आ गए? प्रोग्रामर। ओके, अभी ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि ये देखिए आईडी यहाँ पे भी 21, 22, 23, यहाँ पे भी 21, 22, 23 कॉमन आईडी दोनों जगह दी हुई है, यानी कि 2 टेबल आपस में कॉमन लिंक की वजह से जुड़ गई। अब इसका बेनिफिट क्या है? मैं चाहता तो ये कॉलम यहाँ पे भी डाल सकता था, कोई इशू नहीं है, पर टेबल बिना वजह वास्ट हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी। अब छोटे डेटास के लिए तो हम लॉन्ग टेबल्स बना सकते हैं, बट इन रियल वर्ल्ड में अगर हम बात करें, जैसे आपके मैं मोबाइल के डिस्क्रिप्शन की बात करूं, तो मोबाइल के डिस्क्रिप्शन क्या फीचर्स है, क्या फंक्शन है, कैसे वर्क करता है, किस कंपनी का है, स्क्रीन साइज़ क्या है, कौन से LTE इवेंट को सपोर्ट करता है, तो सोचिए टेबल कितनी लेंदी हो जाएगी। तो इस टाइप के डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स बना दी जाती है शॉर्ट लेवल पे, इन्हें आपस में कॉमन एलिमेंट के जरिए लिंक कर दिया जाता है जो सब में कॉमन हो। अब हम बात करते हैं इस वाले टेबल की। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो 2 कॉलम है, आईडी एंड सैलरी। आईडी में अगेन 21, 22, 23 जो यहाँ से ली गई है, एंड देन सैलरी। तो इट्स ऑब्वियस, अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम देखें हमें ये पता करना हो राज की सैलरी क्या है, तो यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं 22 इस टेबल में है 22 8,000। इट मीन राज की सैलरी कितनी हो गई? 8,000। ओके, सो एक और चीज़, अगर डेटा सेम भी है किन्हीं 2 रोज के अंदर, यहाँ हम देखें जैसे यहाँ 10,000, यहाँ 10,000, लेकिन ये अलग अलग कैसे हो गए? 23, 21 एंड 23 आईडी की वजह से अलग हुआ है। इट मीन्स के एक जैसा डेटा होने पर भी वो रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी एक यूनिक फीचर की वजह से चलता है। रिलेशनल डेटाबेस में सारे डेटा को टेबल की फॉर्मेट में डाला जाता है। टेबल में होते हैं कॉलम एंड रोज। कॉलम के अंदर जो है वो फील्ड्स होते हैं, यानी किस तरह की इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो। अगर नंबर डाला तो वो नंबर क्या है? वो आईडी नंबर है, वो मोबाइल नंबर है, या क्या है? ये फील्ड कहलाता है। तो फील्ड कॉलम में इंसर्ट किया जाता है एंड रोज के अंदर बाकी वैल्यूज फिल की जाती है। अब अगर हम बात करें जैसे एक कॉलम ये वाला और ये रो, तो जहाँ पे रो कॉलम क्रॉस होते हैं तो जो सिंगल ब्लॉक बनता है इसको बोलते हैं टपल। यानी कि इस टेबल में टोटल मिला के 8 टपल है, इसमें भी 8 टपल है एंड इसमें भी 8 टपल है। इन टपल्स में वैल्यू फिल की जाती है। अब इन टेबल्स का फ़ायदा क्या है? यहाँ 3 टेबल्स बनी हुई है। अगर मुझे रिलेशनल डेटाबेस को ऑपरेट करना आता है तो मैं एक कमांड दूंगा, और मुझे कमांड क्या चाहिए देना है कि ये जो 20 के जो क्या बोलते हैं कि अक्षय नाम की जो आईडी है उनकी मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने सर्च में जाकर के सीधा अक्षय लिखा, एंटर किया एंड देन पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ गई। आईडी नंबर 23, नेम अक्षय, पोजीशन प्रोग्रामर, सैलरी 10,000। ये पूरा कंप्लीट मेरे सामने आ गया, जबकि यहाँ पे 3 अलग अलग टेबल थी, एक साथ नहीं थी, पर यहाँ मुझे एक साथ शो हो रहा है। दिस इज द मोस्ट यूजफुल बेनिफिट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप मल्टीपल टेबल्स को आपस में लिंक कर सकते हो, लेकिन जब भी आप उन्हें सर्च करोगे तो वो आपको एक कॉमन टेबल फॉर्मेट में दिखेंगे। इसीलिए रिलेशनल डेटाबेस मॉडल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और इसलिए इनका नाम भी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है। अगर मैं इसको एक लाइन में समराइज करूं, मल्टीपल टेबल्स में डेटा अरेंज है, लेकिन ये सभी टेबल्स आपस में किसी न किसी रिलेशन से जुड़ी हुई है और इन सबको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए कोई एक कॉमन फीचर जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आईडी तीनों जगह पर है। मैं चाहता तो नेम को भी कॉमन फीचर बना सकता था, पर नेम अक्सर रिपीट हो सकते हैं, इसीलिए एक ऐसा कॉमन फीचर, एक ऐसा यूनिक फीचर जो कहीं पे भी ना रिपीट हो, इसलिए मैंने आईडी को ऐड किया। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इसके फॉर्मेशन की, कि ये वर्क कैसे करती है या क्या चीज़ में।
टेबल्स एंड रिलेशन, जैसे मैं बता चुका हूँ कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में टेबल्स को एज ए रिलेशन देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को आपस में लिंक कर देती है, इसीलिए इसे टेबल और रिलेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे रिलेशनल डेटा मॉडल में हम बड़े बड़े डेटास को या बड़े बड़े डेटा फील्ड्स को छोटी छोटी टेबल्स में अरेंज करके उनको आपस में इंटरलिंक करके एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स बना सकते हैं, यानी कि सारा डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर होगा। एंड टेबुलर फॉर्म इजीली टू अंडरस्टैंड भी होती है, कोई भी आसानी से समझ सकता है कि क्या डेटा किस फॉर्मेट में शो हो रहा है। अब बात करते हैं कॉलम एंड रोज की, जैसे हम सब जानते हैं जो हमारा वर्टिकल स्ट्रक्चर है उसको हम कॉलम बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर उसको हम रो बोलते हैं। रिकॉर्ड एंड टपल जो मैं बता चुका हूँ, जो ये कॉलम्स और रो जहाँ क्रॉस हो रही है, जो सिंगल सिंगल ब्लॉक्स बन रहे हैं, इन्हें हम रिकॉर्ड या टपल बोलते हैं। रिकॉर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्हीं के अंदर डेटा की वैल्यू दी हुई है। ओके, सो अब बात करते हैं फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट, जो कि मैं बता चुका हूँ कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज भरी जाती है वो फील्ड्स होती है या एट्रीब्यूट। अभी एट्रीब्यूट वर्ड क्या होता है? हम रियल वर्ल्ड में बोलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की ये स्पेशलिटी है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में उस स्पेशलिटी को एट्रीब्यूट बोला जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई स्पेशलिटी कंप्यूटर उसे एज ए एट्रीब्यूट दिखाएगा। आपके मोबाइल जो है ये ऐसे लगेगा आपका मोबाइल आईफोन कंपनी का है तो ये इसका एट्रीब्यूट है। आपके मोबाइल का स्क्रीन कलर, आपके मोबाइल का अगर बैक साइड पैनल जो है वो सिल्वर कलर का है तो ये इसका एट्रीब्यूट है। आपके मोबाइल की स्क्रीन साइज़ क्या है वो उसका एट्रीब्यूट है। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी स्पेशलिटीज़ है, जो भी उसकी खूबियाँ हैं, वो सब उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो फील्ड या एट्रीब्यूट्स यहाँ फिल किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहली चीज़ टेबुलर फॉर्मेट है, तो इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे मैनिपुलेट करना, ऑपरेट करना, कोई भी चीज़ अपडेट करना, एड करना, रिमूव करना, डिलीट करना बहुत ही ईजी है। इन सब के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम में आती है जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, शॉर्ट में बोलते हैं SQL। इसकी कमांड्स एक बार अगर आप सीख लेंगे तो आपको काफ़ी ईजी लगेंगे, बहुत ही सिंपल कमांड्स होते हैं। लेकिन हाँ, जब हम प्रोफेशनल लेवल्स के डेटाबेस की बात करते हैं तो उसमें SQL को थोड़ा एडवांस लेवल में यूज़ किया जाता है। तो एज ए बिगनर लेवल हम छोटे छोटे डेटाबेसेस बना सकते हैं, बट प्रोफेशनल लेवल के लिए हमें हायर कंपनीज़ की ही रिक्वायरमेंट हेल्प जो है लेनी होगी। अब बात करते हैं अगले बेनिफिट की, तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल क्यों? यहाँ देखिए 3 अलग अलग टेबल है। अगर मुझे इस टेबल के अंदर ये सैलरी रिप्लेस करना है तो मुझे बस एक रिप्लेस नाम से ही कमांड है, वो कमांड देना है, वो 8000 को रिप्लेस करना है 10,000 से। बस देना क्या होगा, दैट इन टेबल सैलरी रिप्लेस दिस वेयर ID इज 22। जहाँ ID 22 है वहाँ 8000 को रिप्लेस कर 10,000 डालना है। एक इतनी सी क्वेरी पे यहाँ पे 8000 के बजाय 10,000 हो जाएगा। SQL के बारे में हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे SQL कैसे काम करती है। अभी मैं खाली एक बार शॉर्ट में डेटा मॉडल का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। तो ईजी टू एक्सेस, ईजी टू अपडेट, ईजी टू मैनिपुलेट हो गया। और ये फ्लेक्सिबल क्यों है? बाकी 2 टेबल को चेंज किए बगैर यहाँ चेंज हो गया। एंड दूसरी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी वापस इसके मल्टीपल टेबल पोर्शन से आ रही है। एक ही बड़े डेटाबेस को अगर हम एक्सेस करने जाएँ तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। देखो इट्स ह्यूमन नेचर, जब भी हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा को देखते हैं ऐसे लाइक कितना कॉम्प्लेक्स है, जबकि हमने उसको देखा भी नहीं अभी तक ढंग से। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मेट देखिए ना, आपको ईजी लगता है। अच्छा 3 टेबल से देखे तो से क्या होता है, तो दैट्स वाई ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अब बात करें मल्टीपल टेबल्स अलाउड। ओके, जैसा मैंने बताया कि बड़े डेटा को छोटे छोटे टेबल्स में अरेंज करके डाल सकते हैं। और एक यूनिक की जो होती है जो सारे टेबल्स को आपस में अरेंज करके रखती है। अगर यहाँ पे मैं ये ID पोर्शन तीनों में से हटा दूँ तो ये 3 अलग अलग टेबल हो जाएगी जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कुछ समझ नहीं सकेगा कि क्या है ये टेबल्स और क्यों कनेक्टेड है। लेकिन ID जो तीनों के अंदर यूनिक है वो डालती इजीली समझ में आ जाएगा कि ये टेबल्स क्या वर्क कर रही है। मैं आगे वो भी डाल सकता हूँ, ID एड्रेस, ID कॉन्टैक्ट नंबर, ID सोशल ID। इस तरह से मल्टीपल टेबल्स बन जाएगी। वो मल्टीपल टेबल बनाने के पीछे रीज़न ही यही होता है कि एक ही टेबल में अगर मल्टीपल एंट्रीज करते हैं, वो अगर वो टेबल करप्ट हो गया, वो डेटा लॉस्ट हो गया, तो बाकी सब भी पूरी की पूरी टेबल के अंदर मौजूद डेटा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी टेबल्स है, एक टेबल करप्ट भी हुई तो भी पूरा डेटा लॉस्ट नहीं होगा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, यानी कि हमारा डेटा पूरी तरह से सिक्योर रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया आज के टाइम में डेटा इज़ एवरीथिंग, डेटा ही सब कुछ है, तो डेटा की सिक्योरिटी भी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इसीलिए रिलेशनल डेटाबेस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब आगे हम अगर बात करें नो इफेक्ट ऑन अदर टपल। अब ये क्या है? जैसा मैंने बताया, आप किसी भी एक टपल में कोई भी चेंज कर रहे हैं उसका असर बाकी सारे टपल्स में नहीं पड़ेगा। अगर इतनी बड़ी टेबल हो, मैं यहाँ पे कोई भी एक चीज़ चेंज करूँ तो बाकी टपल्स पे उसका असर कुछ नहीं पड़ेगा। एज इन लाइक कि अक्षय नाम की जो ID है वो प्रोग्रामर से अगर सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे आ गए तो मुझे प्रोग्रामर का वो रिप्लेस करके सीनियर मैनेजर डालना, लेकिन उसका असर बाकी टपल्स पे पड़ेगा नहीं। इन्फॉर्मेशन इस टपल में अपडेट हुई जो इनके साथ शो होगी, पर इसके लिए मुझे बाकी टपल्स को जो है अपडेट नहीं करना। जैसा कि हमने हिरार्किकल में देखा और नेटवर्क में देखा, एक भी जगह चेंज करते हैं पूरे सेट को अपडेट करना पड़ता है। वो इशू यहाँ पे नहीं है।
तो ये कुछ एडवांस फीचर्स हैं इसके रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के जो बाकी मॉडल्स में नहीं है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं, कुछ इसमें भी है। सबसे पहला एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। चूँकि ये एक बहुत ही रिलायबल, कंफर्टेबल, इजी टू एक्सेस डेटा मॉडल है, लेकिन जिस सॉफ्टवेयर की मदद से इसे बनाया जाता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया मोस्ट ऑफ ये एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ओके, एंड इसके जो सॉफ्टवेयर आएंगे वो काफ़ी कॉस्टली आएंगे, और ऑब्वियस सी बात है जब सॉफ्टवेयर भी कॉस्टली है तो उसके लिए जो हार्डवेयर हम यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। एज इन लाइक अगर मैं एक सिस्टम के वाइज से आपको बताऊँ तो हम ये सोचें कि हम एक नॉर्मल सिस्टम पे एसक्यूएल रन कर ले तो हम बेसिक वर्जन रन कर सकते हैं, बट अगर हम हाईली एडवांस डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं तो हमें एज इन लाइक हमारा सिस्टम ही हमें कॉस्ट करेगा 2 to 3 लाख का। एंड देन हम एसक्यूएल से राइट्स लेंगे उसको यूज़ करने के, तो वो ऑलमोस्ट 5-6 लाख का तो खाली हमारा सेटअप हो गया। एंड आफ्टर डेट हम क्वेरी डेवलप करेंगे, उसके लिए हमें बंदे रखने पड़ेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब आगे बात करें हम, अगर इसको जो डेवलप करने के लिए जो हमें मेन पावर चाहिए होती है उनमें 2 काबिलियत सबसे ज़्यादा मेन होती है। एक होती है उनकी क्रिएटिविटी एंड दूसरा है उनका स्किल लेवल। एसक्यूएल सीखा जा सकता है, ओके, लेकिन उस एसक्यूएल को क्रिएटिव वे में इस्तेमाल करना, कब टेबल्स को जोड़ना है, कब अलग अलग करना है, कहाँ सेपरेट करना है, लिंकिंग कहाँ से देनी, कनेक्टिविटी कैसे क्रिएट करनी है, डेटा अपडेटेशन का मॉड्यूल कैसे डालना है, फॉर्मेट्स कैसे बनाने हैं, ये सब कुछ क्रिएटिव माइंड से ही आ सकता है। इज़ नॉट लाइक भाई मुझे एसक्यूएल आती है मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, मैं बेसिक चीज़ें कर सकता हूँ जो मुझे सिखाएगी, लेकिन अगर मैं उनसे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बना सकता, जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं कि 2+2 4 होता है, इट्स अ लॉजिक। ओके, 2+2 इट्स अ लॉजिक, ये रूल है, लेकिन हम नॉर्मली बोलते हैं 2+2 22 भी होता है। ओके, ये कहने वाली बात है, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट करके तो दिखा सकते हैं, देखिए 2 and 2 22 हो गया। तो ये क्रिएटिविटी है। तो डीबीएमएस बनाने के लिए क्रिएटिव पीपल्स की रिक्वायरमेंट होती है, साथ के साथ उनकी स्किल्स, किसी भी चीज़ को सीखने की काबिलियत, तो उसको वापस एडॉप्ट करके इजीली इंप्लीमेंट करने की स्किल, ये होनी चाहिए। 2 डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि डेटाबेस फील्ड में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, बट उस स्किल्स के लोग नहीं मिलते हैं। ये भी एक रीज़न है कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स की अगर हम एप्लीकेशंस परचेस करना चाहें तो बहुत कॉस्टली आती है, क्योंकि वही बात है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको रिलेशनल डेटा मॉडल के बेसिक समझ में आ गए होंगे। हम आने वाले वीडियोस में रिलेशनल डेटा मॉडल को और ज़्यादा बड़े लेवल पे एक्सपांड करेंगे, क्योंकि मॉडर्न डेटाबेस साइंस जो है वो रिलेशनल मॉडल को ही फॉलो करता है। तो अभी के लिए ये वीडियो इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी आप सजेशन देना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ आप डिटेल में पूछना चाह रहे हैं, या किसी भी तरह का और चेंजेस आप चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप इस वीडियो ट्यूटोरियल के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।